एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैं इसलिए नहीं लेके आई फ़िलहाल क्योंकि वो एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, बट इफ़ यू वांट कि मैं उसकी भी वीडियो लाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देन हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती है और फिर आती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी बुक में जो इंटरनेशनल सिस्टम से हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं वो है हमारे पास 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट और सिंबल हमें बुक में भी गिवन है और मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखे हैं। लेंथ की जैसे कि मीटर है, मास की केजी है, टाइम की सेकंड है। अच्छे से हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास ये पेन है, अब मैंने आपको बोला कि ये 12 है। अब आप समझोगे नहीं मैंने 12 क्यों बोला, क्यों मैंने 12 मेंशन किया है। अगर मैं आपसे बोल दूँ ये 12 सेंटीमीटर का पेन है तो आप समझ जाओगे कि मैंने इसकी लेंथ के बारे में आपसे बात करी है, जो कि एक सेंटीमीटर भी मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम एक छोटी लेंथ को, मतलब छोटी हाइट को मेज़र करने के लिए हमने सेंटीमीटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 ये गिवन है और इनके यूनिट्स और सिंबल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिनकी यूनिट्स भी यहाँ लिखी हैं। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है। अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल एंगल ड्रॉ कर दिया, ये थीटा एंगल हो गया, तो इसी के हम प्लेन एंगल नाम दे देंगे या फिर सिंपल हम इसे एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड एंगल, और प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। सॉलिड एंगल में क्या होता है? सपोज मेरे पास कोई कोन है, ठीक है, कोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, रफ डायग्राम है थोड़ी सा, और यहाँ जो नीचे एंगल बनेगा, नीचे एक 3D का एंगल बनेगा जिसे हमने नाम दे दिया सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट क्या होनी है? स्टेरेडियन। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे अब यहाँ पे। 1 रेडियन क्या होता है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ इक्वल लेंथ एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मेरी हो गई रेडियस और ये हमने एंगल बनाया थीटा। ठीक है, ये हमारी हो गई आर्क। ठीक है, आर्क को हमने यहाँ पे लिख दिया आर्क। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। डी थीटा हमारा एंगल शो कर रहा है, डी एस हमारा आर्क शो कर रहा है, डी आर हमारा क्या शो कर रहा है? हमारी रेडियस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डी भी क्यों लिखा है ये भी सुन लीजिए। डी मीन्स हियर डेल्टा। डेल्टा मतलब नॉट एन एग्जैक्ट क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती। ये हो गया हमारा 1 रेडियन। 1 स्टेरेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल टू द सरफेस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसे हमने 1 रेडियन में के बारे में सर्कल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम हमें करना है, लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्फीयर। और इसका भी एक फर्क यहाँ पे फॉर्मूले में ये आएगा कि डी थीटा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी 1 स्टेरेडियन हो गई। फंडामेंटल यूनिट्स के बाद हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पर। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जैसे हमारे पास कोई फंडामेंटल यूनिट्स है, जो कि सपोज लेंथ ले ली मैंने। ठीक है, लेंथ का हमारा, लेंथ के लिए हम क्या लेके चलते हैं? मीटर। मीटर के लिए हम एम मानते हैं। ठीक है, अब देखो, द यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। क्यों मैंने फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी? क्योंकि ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स से ही ऑब्टेन होती हैं। सपोज मैंने एरिया लिया, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता होता है, L × V होता है ये भी m है और ये भी m है। ठीक है, क्या बना? ये m स्क्वायर बन गया, मतलब मीटर स्क्वायर बन गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आया, मतलब जो इसकी मीटर स्क्वायर ये जो निकल के आया, कहाँ से निकल के आया? लेंथ में से। और लेंथ हमारे पास क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट थी। ठीक है, तो इसलिए ये बोला गया है कि यूनिट्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। वो यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स से ऑब्टेन हुई हुई हैं उन्हें हमने बोला है डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे तो भी यही होगा, मीटर क्यूब निकल के आएगा, जो कि मीटर ही क्वांटिटी हमारे पास कहाँ से आई है? फंडामेंटल यूनिट्स से। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एफपीएस। एफपीएस को अगर हम इसे नाम से ही देखें तो ये होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, in this system length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in seconds. कभी कभार क्या होता है, हमसे याद नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक चीज़ याद कर लें कि लेंथ, मास और टाइम, 3 चीज़ें हमें साथ में, हमें एक सीरीज में याद कर लेनी है, लेंथ, मास और टाइम। अब देखो, पहला सिस्टम हमारे पास एफपीएस है, दूसरा सीजीएस है, तीसरा हमारे पास एमकेएस है। पहले वाले के लिए हमने क्या लिया?
लेंथ देखो इस सीरीज के हिसाब से चलना है, ठीक है। हमें लेंथ हमारी हो गई फुट में, मास हमारा हो गया पाउंड में, और टाइम हमारा हो गया सेकंड्स में। नेक्स्ट चीज के लिए देखो सीजीएस हमारे पास है, ठीक है। इसी सीरीज में चलते रहेंगे हम। लेंथ हमारे किस में होगा, सेंटीमीटर में, मास हमारा होगा ग्राम में, और टाइम हमारा होगा सेकेंड में। हो गया, दोनों रट गई हमें बिल्कुल अच्छे से, मतलब रट लेनी है ये। एमकेएस हो गया हमारा, इसी सीरीज से चलना है हमें, हमें इस सीरीज से नहीं भटकना बस, ठीक है। सिस्टम में क्या करना है हमें, एमकेएस वाले में लेंथ लेंगे हम सबसे पहले मीटर में, मास लेंगे हम किलोग्राम में, और सेकंड्स टाइम लेंगे हम सेकंड्स में। टाइम हमेशा सेकंड्स में चलता है इन तीनों सिस्टम्स में। ये हो गई हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स तीन टाइप्स की। फोर्थ हमारे पास आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, क्लोजली रिलेटेड टू एमकेएस सिस्टम एंड देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एमकेएस सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, देखो हमारे पास एनर्जी की क्या होती है, यूनिट्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन एक सपोज देखो मेरे पास, हमारे पास होती क्या है बेसिकली, क्या होती है, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड माइनस टू। सॉरी, यहाँ पे केजी का स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय केजी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड का माइनस टू, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये तो हो गई हमारी, मतलब कहते हैं ना बहुत ही लंबी चौड़ी हो गई है। इसको हमें कंबाइन करके जो लिखेंगे वो आएगा हमारा जूल। तो ऐसी बहुत सारी हमारी फॉर्म्स हैं, जैसे कि एनर्जी हो गई जिसे हमने जूल में लिख दिया, पावर के लिए हम वॉट में लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम देखें तो उसे हम वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम। आता है लेंथ की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। अब तक हमने ये पढ़ ली कि किसी भी छोटी चीज़ को हम मेजर करने के लिए सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, फुट हो गया, हमने इन सब चीज़ों को यूज़ कर लिया। लेकिन अब एक हम लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली यूनिट आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है, अगर मेरे को सपोज अर्थ और सन के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकती है, तो इसकी वैल्यू याद रखनी ज़रूरी है, और आगे न्यूमेरिकल्स में भी ये हमें देखने को मिलेगी, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो एक साल में, मतलब 1 ईयर में जो लाइट हमारी ट्रैवल करेगी उसे हम बोलेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू को कैसे डिस्क्राइब करता है, देखिए सपोज यहाँ पे हमारी 1 लाइट ईयर है, ये हमारे पास हम इतना हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे इसे। कैसे, 3 इंटू 10⁸ क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। देन 365 क्या है, हमारी 365 डेज हो गए, मतलब 1 ईयर में कितने डेज हैं। 24 हमारे पास आवर्स हो गए, 60 हमारे पास मिनट्स हो गए, 60 हमारे पास सेकेंड्स हो गए, ये मीटर में आएगी, ठीक है। अगर हम इसे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारी परफेक्ट वैल्यू है जो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आई है। थर्ड हमारे पास आती है 1 पार्सेक। पार्सेक हमारी लाइट ईयर के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.08 लाइट ईयर। हमने बहुत लंबा, मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट पढ़ ली। आप देखिए यूनिट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे पास नैनोमीटर। नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। फर्मी है, फर्मी की वैल्यू क्या होती है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। हम पढ़ने वाले हैं लेंथ को मेजर करने के लिए मेथड। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग की मेजरमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक रफ फिगर बनाई है। यहाँ पे ए और बी और ओ पॉइंट हमने डाले हैं। ए और बी हमारी हाइट है, ओ भी हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है, और हमारा अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हमने 10 यूज़ किया है यहाँ पे। 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 अल्फा की हमारी वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई h/d। हमें निकालनी थी हाइट, तो हाइट को हम इधर दिया है, ठीक है, और 10 अल्फा हमारा डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, वेयर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। h हमारी हाइट है बिल्डिंग की, और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हम इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करेंगे। हमने क्या करा, एक रफ फिगर बनाई, ए बी सी और ओ पॉइंट्स हमने इसमें डाले हैं। ए बी हमारी हाइट है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी हमारा एक्स डिस्टेंस हमने माना है, और सी ओ हमने माना है डी डिस्टेंस, ठीक है। अल्फा एंगल आ गया और इधर बीटा एंगल आ गया। हाइट को हमने निकालने के लिए कॉट यूज़ किया है। कॉट होता है हमारा 10 का अपोजिट, जो कि है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसके अकॉर्डिंग हमने कॉट अल्फा की वैल्यूज रख दी और कॉट बीटा की वैल्यूज रख दी। अब हमने क्या करा, कॉट बीटा क्या है हमारा, ये पूरा बड़ा वाला एंगल, इस पूरे बड़े वाले एंगल को छोटे वाले एंगल में हम माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, डी प्लस एक्स अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। यहाँ पे हमारे पास 1/h कॉमन आ रहा है, तो हमने 1/h को कॉमन ले लिया।
फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो प्लस एक्स और माइनस एक्स हमारे कैंसिल हो चुके हैं, जिसके बाद हमारे पास कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा की हमारी वैल्यू आई है डी अपॉन एच। हमें निकालनी थी हाइट, तो हम हाइट को इधर ले गए हैं, और डी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम करने जा रहे हैं डायमेंशन। डायमेंशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे। सपोज हम लेते हैं लेंथ के एग्जाम्पल, ठीक है। लेंथ को हम किन किन चीज़ों में मेजर करते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिट्स हैं उसकी, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, इंच है, मतलब बहुत सारी है। लेकिन क्यों ना हम ऐसे ही काम करें कि लेंथ को किसी भी वर्ड के किसी भी पार्ट में चले जाएं, एक ही वर्ड से हम उसे कंसिडर करें। तो हमने लेंथ के लिए ले लिया एल, ठीक है। ऐसे ही हमने मास के लिए लिया एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के केल्विन या फिर थीटा यूज़ कर लेते हैं, करंट के लिए हमने ए यूज़ कर दिया, और इन सबको हमने किस में क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। इन्हीं की मदद से हम आगे जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एरिया का। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का। ये सबसे बेसिक से एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। बी को भी हम एक लेंथ ही कंसिडर करते हैं। अगर सपोज मैं एक रेक्टेंगल का ही ले लूँ तो ये भी उसकी लेंथ हुई, ये भी उसकी लेंथ हुई, ठीक है। तो इसके लिए हमने एल ले लिया और यहाँ भी हमने एल ले लिया, दोनों को हमने क्लोज कर दिया। एल इंटू एल क्या होगा हमारा, एल स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, देन उसकी वही चीज़ कंसिडर करेंगे एल एल एल, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब आ जाएगा। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे एरिया और वॉल्यूम के। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए हमने एम ले लिया, वॉल्यूम का हमने पीछे निकाला ही था अभी, तो हमें ये थोड़ा सा याद हो गया होगा, तो एल क्यूब हो जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल माइनस 3, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज होनी ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालना हो, हमें किसी भी चीज़ का, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, हमें उस पर्टिकुलर जो भी जिसका भी हम फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हमारी जाके डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं स्पीड का निकालने जा रही हूँ और मुझे स्पीड का फॉर्मूला ही नहीं पता कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैं आगे उसकी डायमेंशन नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, उसका हमने डायमेंशन रख दी एल बाई टी, फिर हमारे यहाँ पे एल टी माइनस 1 आ गया। एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखा हमने वी माइनस यू बाई टी, एल टी माइनस 1 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और टी की जगह पे हमारा टी आ गया, तो एल टी माइनस 2 हो गया है हमारा एक्सेलरेशन का। अब आता है फोर्स। फोर्स में क्या है, फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही बात आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हमने एम रखा, एक्सेलरेशन हमने जस्ट अभी निकाला है एल टी माइनस 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करा एम एल टी माइनस 2। अगर यहाँ एल की भी पावर होती तो हमें इतना पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में जो होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारी ये पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं लगना है, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया इसका डायमेंशन का, एम एल टी माइनस 2। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हमने निकाला है अभी एम एल टी माइनस 2। फोर्स एक ऐसे क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला जो है डायमेंशनल फॉर्मूला वो आगे बहुत यूज़ होगा, तो इसे थोड़ा सा याद करना ज़रूरी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का हमने एल रखा, ठीक है। अब इसको हमने देखो मल्टीप्लाई कैसे करा, एम एल टी माइनस 2 है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास है एल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। एल और एल यहाँ पे देखो, एल भी आ रहा है तो इसके पास भी 1 पावर है, इसके पास भी 1 पावर है, ये दोनों ऐड हो गई, तो एम एल टू टी माइनस 2, ये आ जाएगा हमारा किसका, वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो ये जो हाफ है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता, ये मतलब आगे मल्टीप्लाई भी नहीं होगा आगे वाली क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। एम हमारा मास हो गया, मास का हमने डायमेंशन रख दिया वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला रख देंगे, लेकिन एक बात नोटिस करनी है कि इसके साथ स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। हाफ हमारा हट गया, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट था। एम का हमने एम लिख दिया, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक और एम नहीं है। अब इसके पास 1 था, इसके पास 2 था, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, 2 1 ज़ा 2 हो गया। इसके पास -1 है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी का। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने फॉर्मूला निकालता है एम एल टी माइनस 2, और अपॉन में एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा L2। अब देखो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, एम आ गया हमारे पास, मास का तो मास ही रहेगा, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, एक पावर कटी जाएगी तो ये हो जाएगा 1, और ये तो 0 हो जाएगा, तो इसकी जो पावर है जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, यानी -1 आ गया इधर, और टी का -2 ही रहेगा क्योंकि टी के साथ कोई पावर नहीं है और टी की, तो ये आ जाएगा हमारा एम एल -1 टी -2, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एम एल टू टी -2, टाइम का टी रख देंगे हम, इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो एम एल टू टी -2 इंटू टी -1, -1 क्यों आया, अब देखो
ये हमारे साथ डिवाइड में था, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसे मल्टीप्लाई में लेके गई ऊपर, तो इसके पास +1 की पावर थी, तो ऊपर जाके क्या हो गई, वो -1 की पावर हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। m के साथ तो और कुछ है नहीं, तो m को m लिख देंगे, L2 के साथ भी कुछ नहीं है तो L2 को L2 के साथ लिख देंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर और t की पावर, दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। -2 + -1 = -3, तो t की पावर -3 आ गई। इसका फॉर्मूला आ गया ml2t-3। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल का हमने स्टेरेडियन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमने लेंथ ले ली और रेडियस के लिए भी लेंथ ले ली, तो इसको जब हमने सॉल्व करेंगे तो आगे 1 आएगा, इसलिए ये हमारी क्वांटिटी जो होती है वो डायमेंशन लेस होती है। आ रहा है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए हमने m रख दिया, वेलोसिटी का हमने निकाला था अभी डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे MLT-1, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधे मोमेंटम का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब आता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। सबसे पहले हमने फोर्स का रख दिया Gm1m2 अपॉन r²। अब हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो हमने G इधर ले गए, F इधर आ गया। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना है F_r² अपॉन m1m2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फोर्स के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला रख दिया, क्या होता है MLT-2 ये होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हमारे साथ क्या है, r का स्क्वायर है यानी l का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है हमारे साथ m1m2 तो हमारे मास ही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक m से एक m कैंसिल हो गया, जब ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m का -1 आ गया हमारे पास। अब देखो इसके पास पावर 1 है, इसके पास पावर 2 है, तो जब ये ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, L3। t के पास -2 रहेगा, इसका कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो इससे पहले हम मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, मैं 2 फॉर्मूले और बताना चाहूंगी जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का हमने फॉर्मूला रख दिया MLT-2 और एरिया के लिए हमने L2 रख दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, ML-1 T-2। नेक्स्ट स्ट्रेन है, स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसके लिए हम 1 भी यूज करते हैं। इसके बाद हम देखिए मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो इसे पढ़ने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि ये क्या है। तो स्ट्रेस की जगह पे हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला रख दिया ML-1 T-2, और स्ट्रेन की जगह हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो हमने 1 रख दिया। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वही स्ट्रेस वाला फॉर्मूला हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि ऐसा इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा का लिए हमने L यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल 1/टाइम हो गया, तो टाइम की जब ये ऊपर जाएगी क्वांटिटी तो ये T-1 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E = प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब एनर्जी को हमने लिया यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हमने ये वाली वैल्यू इधर ले गए, H इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये हो गया हमारा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एनर्जी का हमने फॉर्मूला रख दिया ML2 T-2, और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या रख दिया, T-1। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये -1 का हो जाएगा, ML2 T-1। नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क और एनर्जी दोनों हमारी सेम होती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R × F, मतलब डिस्टेंस इंटू फोर्स। डिस्टेंस के लिए हमने L पुट कर दिया यहाँ पे, और फोर्स के लिए MLT-2, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा, L की पावर ऐड हो गई तो ML2 T-2, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉर्क का। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L = mvl। m के लिए मास आ गया, मास के लिए m आ गया, v वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, l के लिए डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के लिए हमने वही l रख दिया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा, l की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 आ जाएगा, t की पावर वैसी आ जाएगी, m की पावर वैसी आ जाएगी, हमारा फॉर्मूला आ गया ML2 T-1। नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स का हमने फॉर्मूला रख दिया ML-T-2, और लेंथ के लिए हमने l यूज कर लिया। यहाँ पे हमारा l से l कट जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MT-2। नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, ML2 T-2। एनर्जी और हमारी पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। एरिया के हमने L² रख दिया। जब हमने इसको माइनस किया तो देखो L² से L² माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे कट जाएगा ये, तो M और T-2 बचा, तो MT-2 हमारा फॉर्म। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम ईटा बोलते हैं, ठीक है। ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, FdX अपॉन AdV। मतलब क्या होगा, इसका फोर्स ये हो गया, और ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स, मतलब लेंथ मान लो इसे, ठीक है। और ये हो गया हमारा एरिया, और ये डेल्टा वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला रखेंगे। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया हमारा L, हमने इसे लेंथ मानी थी। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया, और ये हमारा डेल्टा V वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा फॉर्मूला, ML-1 T-1। नेक्स्ट इज स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T4 के, मतलब टाइम की पावर 4, सॉरी टेम्परेचर की पावर 4। तो क्या होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम ये साइन भी लगा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा।
अब हमें इसी को निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइन को हम इस साइड ले जाएंगे और ये जब एनर्जी हमारी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी और ये हमारे पास नीचे 4 में आ जाएगा। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, mt-3, अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले। T4 हम रख देंगे, टेम्परेचर के लिए हम क्या रखते हैं, या तो केल्विन रखते हैं या थीटा रखते हैं। तो हमने यहाँ पे केल्विन रख दिया, इसकी पावर 4 हो गई। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी, बाकी ऊपर का सेम आ जाएगा mt-3 और ये पावर ऊपर जाके हमारी -4 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, mt-3 K-4। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होगा ये, थीटा इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। थीटा हमारी हीट के लिए, m मास के लिए, c स्पेसिफिक हीट के लिए जो हम निकालने वाले हैं, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे। डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर है। तो देखो निकालना क्या है, हमें c निकालना है, तो c हम इधर ले गए और थीटा को हम इधर लेके आ गए। थीटा अपॉन m डेल्टा टी हमारा फॉर्मूला बन गया इसका। अब देखो इसे सॉल्व करो। हीट हमारे के लिए क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो एनर्जी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे। मास हमारा m हो गया, डेल्टा टी की जगह हमने, मतलब टेम्परेचर की जगह हमने केल्विन रख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे m से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा L2, T-2 सेम आ गया। k जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L2 T-2 K-1। देन नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी कह लो इसे। इसका फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट की जगह हमने वही बात कर दी कि एनर्जी की हमने पुट कर दिया यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला, और टेम्परेचर की जगह हमने केल्विन रख दिया है, mL2 T-2 K-1, क्योंकि k हमारा ऊपर चला गया तो -1 में हो जाएगा। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ml। हमने निकालना क्या है, लेटेंट हीट निकालनी है, मतलब L निकालना है। तो L को हम इधर ले गए, थीटा अपॉन m हो गया। थीटा हमारी एनर्जी की फॉर्म थी, तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, और m की जगह हमने मास रख दिया m, ठीक है। इसको जब हम क्रॉस करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, m से m कट जाएगा, हमारा L2 T-2 हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, k इज इक्वल टू थीटा डेल्टा एक्स अपॉन AT डेल्टा टी। अब इसको हम इसकी फोर्स की वो रखेंगे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। थीटा की जगह हमने एनर्जी पुट कर दिया, एनर्जी का फॉर्मूला। डेल्टा एक्स की जगह हमने एल पुट कर दिया। ए हमारा एरिया का फॉर्मूला रख दिया। टी हमारा टाइम है, टाइम रख दिया टी। और ये हमारा टेम्परेचर है, उसकी जगह हमने केल्विन रख दिया। फॉर्मूला जब हम इसको वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो हमारा क्या बनेगा, mLT-3 K-1। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड का फॉर्मूला लग दिया दोनों में, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू QT, ठीक है। I हमारे पास क्या है, करंट। Q हमारा चार्ज है, हमें चार्ज निकालना है। चार्ज हम इधर लेके गए, I इधर आ गया हमारे पास, करंट और टाइम उधर हो गया। करंट के लिए हमने A यूज़ करा, टाइम के लिए T यूज़ करा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो AT आ गया। तो चार्ज का हमारा फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला AT। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितना भी पार्ट हमने किया है, अभी ये पार्ट 1 ही था। आई होप मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूँगी पार्ट 2 लाने की भी। जितना भी पोर्शन था वो आपको समझ आ गया होगा। लाइक कर देना वीडियो, शेयर भी करना वीडियो सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।